की इस वीडियो के अंदर हम लंग्स यानी फेफड़े की संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, मनुष्य के शरीर के अंदर एक जोड़ी फेफड़े मौलिक श्वसन अंग के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? मौलिक श्वसन अंग यानी मुख्य श्वसन अंग के रूप में एक जोड़ी फेफड़े उपस्थित होते हैं। ये जो फेफड़े हैं ये वक्ष गुहा या हम ये कह सकते हैं वक्षीय कटघरा, इसमें उपस्थित होते हैं। वक्षीय कटघरे की हम बात करें, ऊपर की ओर क्लेविकल, आगे की ओर अधर भाग में स्टर्नम, बैक साइड में बैकबोन और नीचे की ओर डायफ्राम, और दोनों तरफ पार्ट्स में जो होते हैं वो कहलाते हैं पसलियां, 12 जोड़ी पसलियां। तो ये सब मिलकर के वक्षीय कटघरे का निर्माण करते हैं। वक्षीय कटघरे के अंदर एक जोड़ी फेफड़े मौलिक श्वसन अंग के रूप में पाए जाते हैं। एक जोड़ी जो फेफड़े यहां भी बात करें तो ये प्लूरल गुहा के अंदर उपस्थित होते हैं। या फिर देखें कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार की कैविटी होती है, एक वक्ष गुहा और दूसरी उदर गुहा। वक्ष गुहा को उदर गुहा से पृथक करने वाली ये जो पट्टी है इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राम, या इसको कहते हैं तनुपट। वक्ष गुहा के मध्य में एक मीडियस्टर्ना होता है, मध्यावकाश होता है। इस मध्यावकाश के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट क्या होती है? वक्ष गुहा होती है। इन दोनों में यहाँ पर एक जोड़ी फेफड़े उपस्थित होते हैं, जबकि दोनों की कॉमन जो श्वास नली होगी वो श्वास नली इस मध्यावकाश के अंदर उपस्थित होती है। तो ये जो श्वास नली है ये वक्ष गुहा के मध्य में पाए जाने वाला जो मीडियस्टर्ना होता है उसमें उपस्थित होगी, जबकि दोनों जो फेफड़े इस वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, वक्षीय कटघरे की अपन यदि बात करें तो अग्रभाग में क्या होती है? क्लेविकल एक जोड़ी बोन होती है जो कि इस तरफ यहां से यहां पाई जाती है, जबकि इसका जो पश्च भाग होता है यहां पर होता है डायफ्राम। आगे की ओर अधर भाग में स्टर्नम यानी उरोस्थ्य होती है, और पृष्ठ भाग के अंदर होती है मेरुदंड। ठीक है, पार्श्व दीवानों का जो निर्माण है वो करेगा 12 जोड़ी रिब्स यानी कि पसलियां। ये सब मिलकर के वक्षीय कटघरे का निर्माण करते हैं। श्वसन क्रिया में इस डायफ्राम का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, डायफ्राम के फ्लैट होने से वक्षीय जो फैलते हैं, फेफड़े फैलेंगे, ऑक्सीजन अंदर आती है। जब इनमें वापस डाउन शेप में आता है तो वक्ष गुहा में प्रेशर पड़ेगा तो फेफड़ों पर दाब लगता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और CO2 बाहर निकल जाती है। यहाँ पर ये जो एक स्पेस बनाया हुआ है, यहाँ पर हृदय का स्पेस है, ये हृदय नोच होती है, यहाँ पर हृदय उपस्थित होगा। कहाँ पर? इस हृदय स्पेस के अंदर। अब आप ये देखिए, ये जो मौलिक श्वसन अंग है जिसे अपन हृदय एक जोड़ी फेफड़े कहते हैं, ये फेफड़े भ्रूणीय मेसोडर्म से परिवर्धित रचना है। किससे? भ्रूणीय मेसोडर्म से परिवर्धित रचना है ये, जो कि एक जोड़ी फेफड़े जिसमें हम ये कह सकते हैं गुलाबी रंग के होते हैं, स्पंजी होते हैं। ठीक है, और कहां पर उपस्थित होंगे? वक्ष गुहा में। इस श्वास नली का ऊपर का जो भाग है ये ग्लोटिस कहलाता है, और ग्लोटिस आगे चलकर श्वास नली में, जहां पर एक स्वर यंत्र होगा
श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं लेफ्ट और राइट श्वसनिका। प्रत्येक श्वसनिका अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। तो यहां पर ये दो फेफड़े दिखाए गए। यहां पर ये दायां फेफड़ा बड़ा होता है बाएं की तुलना में। दायां फेफड़ा या बोले हम प्रत्येक फेफड़ा चारों ओर से दो झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ होता है। एक जिसे हमने ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो होता है पैराइटल प्रकृति का, बाह्य प्लूरा, बाह्य फुफ्फुस आवरण कह सकते हैं। और अंदर की जो होता है विसरल प्रवृत्ति का, जो कि संयोजी ऊतकों का बना होता है, वो अंतर फुफ्फुस आवरण कहलाता है। इन दोनों आवरणों के बीच में जो अवकाश होता है उसको बोलते हैं प्लूरल अवकाश, फुफ्फुसीय अवकाश, जिसके अंदर प्लूरल द्रव अर्थात फुफ्फुसीय द्रव भरा हुआ होता है। कहां पर? इसके अंदर। ये जो प्लूरल द्रव होता है इसका एक कार्य है कि जब फेफड़े फूलते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है, फेफड़े फूलेंगे, तो फेफड़े जब फूलते हैं तो बाहर की भित्ति से टच होने से या घर्षण होने से ये बचाते हैं। ठीक है, फेफड़ों को बाह्य फुफ्फुस आवरण से होने वाले जो रगड़ है, घर्षण है, उससे बचाते हैं। साथ में अंतःभित्ति को नम और चिकना बनाए रखते हैं, जिससे फैलने और सिकुड़ने में आसानी होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी जीवाणु का इसमें हो जाता है संक्रमण, तो संक्रमण के समय ये जो प्लूरल द्रव होता है, इस द्रव में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जब इसमें तरल पदार्थ बढ़ेगा तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। अर्थात जब फेफड़े फैलते हैं, फैलते समय जो इसके आउटर में जो द्रव होता है उस पर प्रेशर लगता है। प्रेशर के कारण ये प्रॉपर तरीके से नहीं फैल पाते, अर्थात श्वसन क्रिया करते समय सीने में दर्द जैसा महसूस होता है। तो ऐसे रोग को हम बोलते हैं प्लूरिसी रोग। क्या बोलते हैं इसको? प्लूरिसी रोग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो अंतः आवरण होता है ये संयोजी प्रकृति का है। इससे निकलने वाले संयोजी तंतु अंदर की ओर धंसते हैं और धंस करके प्रत्येक पिंड को छोटे छोटे पिंडकों में बांट देते हैं। यहां पर देखो, ये निकलने वाले तंतु हैं, जैसे 1 2 3 तीन पिंडकों में इसको बांट दिया। ये सबसे ऊपर का पिंडक होता है, ये मध्य का पिंड है, और ये सबसे नीचे का पिंडक होता है। जबकि बाएं फेफड़े के अंदर केवल 2 पिंड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। अब आप ये देखिए, ये जो राइट और लेफ्ट जो श्वसनी है ये अपने अपने फेफड़े में प्रवेश करती है। हम ये कहते हैं जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष से एक शाखा निकली, 1 से 2 निकली, 2 से 4 निकली, 4 से 8, इस तरीका से लगातार शाखा से शाखा निकलती चले जाती है डिवाइडेशन होकर के। सेम उसी तरीका से ये जो लेफ्ट और राइट श्वसनी है ये अपने अपने फेफड़ों में प्रवेश करके बार बार वृक्षनुमा शाखित होती है। ठीक है, शाखित होने के बाद अंत में निकलने वाली एक नलिका होती है जिसको बोलते हैं एल्वोलर डक्ट, यानी कि कूपीय नलिका। ये कूपीय नलिका आगे जाकर के 3 या 4 भागों में बढ़ जाती है। इनका जो कॉमन भाग होता है वो कहलाता है एट्रियम। प्रत्येक एट्रियम से आगे निकलने वाली लगभग 3 से 4 कूपी की कोशिकाएं होती हैं, जिनका व्यास 0.2 mm होता है। ये प्यालेनुमा रचनाएं होती हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कूपिकाएं। प्रत्येक फेफड़े के अंदर इनकी जो संख्या है वो होती है लगभग 300 से 400 मिलियन, अर्थात प्रत्येक फेफड़े के अंदर करीबन इनकी संख्या होती है 30 करोड़। तो दोनों फेफड़ों में इनकी जो संख्या होगी वो लगभग होगी 60 करोड़। ये जो कूपिकाएं होती हैं ये अत्यंत संवहनी रचना होती है, जिन्हें श्वसन सतह के नाम से जाना जाता है। ये जितनी ज्यादा संख्या में होती है, फेफड़ों में श्वसन का जो क्षेत्रफल है उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम कहते हैं स्मोकिंग के कारण, धूम्रपान के कारण कूपिकीय जो कोशिकाएं होती है, कूपिकाएं, वो नष्ट हो जाती है, और नष्ट होने से इसका एक बड़ा कोष्ठ बन जाता है, जिससे श्वसन क्रिया होना बाधित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन क्षमता फेफड़ों की कम हो जाती है। ये जो कूपिकाएं होती है इन्हें श्वसन सतह के नाम से जाना जाता है, और इन कूपिकाओं के ऊपर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। उन रक्त केशिकाओं में उपस्थित जो ब्लड है वो इन कूपिकाओं में उपस्थित वायु के संपर्क में रहता है छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से। तो हम ये कह सकते हैं
कि कूपिका में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त केशिका में पाए जाने वाले ब्लड में चले जाती है और ब्लड में उपस्थित CO2 कहाँ जाती है, कूपिकाओं में आ जाती है। अतः कूपिका और रक्त केशिका के मध्य जो गैसों का आवागमन होता है, विनिमय होता है, वो किसके माध्यम से होगा, रक्त के माध्यम से होता है, जो गैसों के आंशिक दाब पर डिपेंड करता है। ये अपन उसकी श्वसन की क्रियाविधि में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, प्रत्येक फेफड़ा 2 झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। ठीक है, बाहर की झिल्ली और अंतर झिल्ली दोनों के बीच में प्लूरल अवकाश होता है, जिसमें प्लूरल द्रव भरा होता है, जो फैलते समय भित्तियों के घर्षण को रोकता है, झिल्ली को हमेशा नम बनाए रखता है, जिससे श्वसन क्रिया आसानी से हो सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये क्या देखा, फेफड़े की संरचना। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको श्वसन की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे।